एजुकेलर में आप सभी का स्वागत है। 12th अकाउंटेंसी 12वीं लेखा शास्त्र में हमारा चैप्टर जो चल रहा है चैप्टर 2 पार्टनरशिप फंडामेंटल साझेदारी लेखे आधारभूत सिद्धांत एनसीईआरटी और इस चैप्टर पर ये जो वीडियो है वो पार्ट नंबर 12 यानी 12वां नंबर का वीडियो है। बुक आपका पार्ट 1 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप अकाउंट्स अलाभकारी संस्थाएं एवं साझेदारी लेखे। तो ये पार्ट नंबर 12 वीडियो है। पार्ट नंबर 11 में मैंने आपको 10वें नंबर को बनाकर बताया। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। एनसीईआरटी आपकी सिलेबस की बुक, और आज हम इस वीडियो में 11 नंबर सवाल को हल करेंगे। तो आइए हम सवाल प्रारंभ करते हैं। देखिएगा 11वां क्वेश्चन, रमेश और सुरेश एक फर्म में साझेदार हैं। दो साझेदार हैं, रमेश और सुरेश, तथा उनके लाभ विभाजन अनुपात उनकी पूंजी के अनुसार है। देखिएगा वाक्य क्या कह रहा है, दो साझेदार लाभ का बंटवारा कैसे करते हैं, जितना भी लाभ होगा उसका बंटवारा कैसे करेंगे, पूंजी के अनुपात में, मतलब कि जितनी इनकी पूंजी है उसी पूंजी के अनुसार ही इनका अनुपात भी होगा। ठीक है, बता रहा है जो कि व्यवसाय के प्रारंभ में क्रमशः 80,000 तथा 60,000 रुपए लगाई गई थी। पूंजी इनकी बता रहा है कि इन्होंने जब व्यवसाय प्रारंभ किया तो उस समय पूंजी कितना लगाया इन्होंने, 80,000 और 60,000। ये इनकी पूंजी है, प्रारंभ की पूंजी। दो साझेदार अनुपात पूंजी इनका बता रहा है 80,000 और 60,000, यही इनका अनुपात है। 80,000 और 60,000 मतलब कि 8 और 6 का इनका अनुपात है। आगे बताता है फर्म ने 1 अप्रैल 2015 से व्यवसाय शुरू किया। ये जो व्यापार है कब से चालू हो रही है, 1 अप्रैल 2015 से। ठीक है, साझेदारी समझौते के अनुसार पूंजी और आहरणों पर क्रमशः 12% और 10% प्रतिवर्ष ब्याज की दर अनुमत है। इन्होंने समझौता किया किस चीज के लिए, पूंजी पर ब्याज के लिए और आहरण पर ब्याज के लिए। पूंजी पर ब्याज क्योंकि यहाँ पर क्रमशः लिखा हुआ, मतलब पहले पूंजी आ रहा है तो ये पहला वाला किसका है, पूंजी पर ब्याज के लिए है, और ये उसके बाद वाला जो है 10% वो आहरण पर ब्याज के लिए। तो बता रहा साझेदारी समझौते के अनुसार पूंजी और आहरण पर क्रमशः पूंजी पर 12% और आहरण पर 10% प्रतिवर्ष ब्याज की दर अनुमत है। आगे बताता है सवाल, रमेश और सुरेश क्रमशः 2,000 रुपए तथा 3,000 रुपए प्रति माह 2,000 रुपए तथा 3,000 रुपए प्रति माह को वेतन के रूप में प्राप्त करते हैं। इनका वेतन भी बता रहा है। इससे पहला वाला वाक्य पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज बताया था। पूंजी पर ब्याज 12%, आहरण पर ब्याज 10% प्रतिवर्ष। वेतन के विषय में बता रहा है, रमेश को 2,000 रुपए महीना, सुरेश को 3,000 रुपए महीना वेतन दिया जाएगा। आगे वर्ष की समाप्ति पर 31 मार्च 2016 को, वर्ष की समाप्ति कब हो रही, 31 मार्च 2016 को, चालू हुआ था 1 अप्रैल 2015 को, समाप्त हो रहा है 31 मार्च 2016 को। उपर्युक्त समायोजनों के करने से पूर्व, मतलब इन सभी का समायोजन करने से पहले का लाभ, पूर्व लाभ 1,03,000 रुपए था। ठीक है, इस वर्ष का लाभ भी बता दिया। कैसा लाभ, इनको अभी समायोजित नहीं किया है, मतलब कि पूंजी पर ब्याज नहीं काटा गया, इसमें से आहरण पर ब्याज नहीं काटा गया है, वेतन नहीं दिया गया है। तो हम अभी देंगे, जो हम बनाएंगे जब लाभ हानि विनियोग खाता जब बनाएंगे तो उसमें हम इसको करेंगे। तो सवाल बता रहा है कि वर्ष की समाप्ति पर उपर्युक्त समायोजनों के करने के पूर्व 1,03,000 का लाभ, और रमेश तथा सुरेश के आहरण क्रमशः 40,000 रुपए 50,000 रुपए थे। इन्होंने पैसा निकाला निजी उपयोग, अपने खुद के उपयोग के लिए, निजी उपयोग के लिए आहरण किया है 40,000 और 50,000। आगे सवाल बताता है आहरणों की राशि पर
ब्याज रमेश के लिए 2,000 रुपए तथा सुरेश के लिए 2,500 रुपए बनते हैं। आप देखेंगे ऊपर यहाँ पर आहरण पर ब्याज के विषय में बताया हुआ है प्रतिशत में 10%, और नीचे उसका कैलकुलेशन भी आपको करके अपने आप दे दिया, मतलब कि आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। सवाल में आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बता दिया गया कि आहरण की राशि पर ब्याज, मतलब इन्होंने जितना भी आहरण किया था उस पर इनका ब्याज बता दिया। रमेश का 2,000 रुपए आहरण पर ब्याज और सुरेश का 2,500 रुपए आहरण पर ब्याज। हमको कैलकुलेशन नहीं करना, भले ही यहाँ पर ये 10% से दिया हुआ है, फिर भी अब हमको इसको नजरअंदाज करना है, क्योंकि हमको यहाँ पर कैलकुलेट करके बता दिया 2,000 और 2,500 रुपए। ठीक है, आगे लिखता है इनकी पूंजी को अस्थिर मानते हुए, इनकी पूंजी जो है वो कैसी है, अस्थिर है, मतलब बदलाव हम पूंजी खाते से कर सकते हैं। इनकी पूंजी को अस्थिर मानते हुए लाभ एवं हानि विनियोग खाता तथा साझेदारों का पूंजी खाता तैयार करें। हमको लाभ हानि विनियोग खाता और साझेदारों का पूंजी खाता तैयार करने को कह रहा है। तो हमने सवाल को देखा, सवाल को हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, फिर उसके बाद लाभ हानि विनियोग खाता बनाएंगे और साझेदारों का पूंजी खाता बनाएंगे। ठीक है, तो आइए हम सवाल को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। सवाल क्या क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि 2 साझेदार हैं, रमेश और सुरेश। अनुपात इनका बता रहा है पूंजी का अनुपात। पूंजी आप देखेंगे इन्होंने कितना कितना लगाया, 80,000 और 60,000। साल के शुरू में इनका पूंजी बता रहा है। ठीक है, इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 8 और 6 का आप काटेंगे जब, तो यही इनका अनुपात है। पूंजी 80,000 60,000, यही इनका अनुपात भी है, क्योंकि पूंजी का अनुपात हमको बोला है। अब हमने पूंजी देख लिया। ठीक है, इन्होंने व्यापार का प्रारंभ किया 1 अप्रैल 2015 को इन्होंने व्यापार प्रारंभ किया, इसी दिनांक पर इन्होंने पूंजी लगा दी। ठीक, आगे सवाल हमको कहता है कि पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज, दो चीजों के बारे में विषय में बताया है। पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज 12%, आहरण पर ब्याज 10%। आगे हमको सवाल इनका वेतन के विषय में बताया हुआ। वेतन रमेश को 2,000 रुपए प्रति माह, मतलब हर महीना 2,000 रुपए। उसी तरह सुरेश 2,500 रुपए प्रति माह वेतन के रूप में दिया जाएगा। आगे हमको आहरण के विषय में बताया हुआ है। आहरण रमेश 40,000 रुपए और सुरेश 50,000 रुपए। और सवाल में हमको इनका लाभ बताया हुआ था 31 मार्च 2016। ठीक है, जिस दिन वर्ष के अंतिम में जिस दिन खाता बंद किया जा रहा है उस दिनांक पर 1,03,000 रुपए था इनका लाभ। ये लाभ कैसा है, इसमें इन चीजों को समायोजित नहीं किया, कुछ भी इसमें से दिया नहीं गया है। वही लाभ हमको चाहिए भी होता है, क्योंकि हम इसको समायोजन करेंगे। ठीक है, और इनका आगे आहरण बता दिया। आहरण पर ब्याज भी आपको बताया हुआ, आहरण तो बता दिया मैंने, आहरण पर भी ब्याज बताया हुआ है। रमेश के लिए 2,000 रुपए, इसका कैलकुलेट करके आपको बताया हुआ है, और सुरेश का 2,500 रुपये आपको कैलकुलेट करके बताया। ये क्यों बता रहा है, क्योंकि आपको कैलकुलेट नहीं करना है। यहाँ पर आप भले ही आहरण पर ब्याज यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है, मगर हमको जब हमको पहले से कैलकुलेट करके दे दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर हमको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो हमने सवाल को देखा। 2 साझेदार, पूंजी अनुपात। 1 अप्रैल 2015 को इन्होंने व्यापार प्रारंभ किया। इनकी पूंजी 80,000 और 60,000 इन्होंने रोकड़ के रूप में लगाया। इनका अनुपात पूंजी अनुपात है, तो अनुपात बनता है 8 और 6 का। सवाल आगे बोलता है पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज दिया जाएगा। पूंजी पर ब्याज 12%, आहरण पर ब्याज 10%। आगे वेतन के विषय में कहता है रमेश को 2,000 रुपए हर महीने वेतन के रूप में दिया जाएगा। सुरेश को 2,500 रुपए हर महीने वेतन के रूप में दिया जाएगा। आहरण इन्होंने कितना किया, रमेश ने 40,000 पूरे वर्ष भर में और सुरेश ने 50,000 पूरे वर्ष भर में। 31 मार्च 2016 को इनका लाभ बता रहा है 1,03,000 रुपए का। इनको समायोजन करने से पूर्व का लाभ है, वही हमको चाहिए भी, क्योंकि हम
इनमें से देंगे, ठीक ना। और आगे नीचे हमको आहरण पर ब्याज बताया हुआ है। रमेश 2,000 रुपये आहरण पर ब्याज उसका बनता है और सुरेश का 2,500 रुपये आहरण पर ब्याज बनता है। तो हमने इस सवाल को देख लिया, अब हम इस सवाल को हल करेंगे। तो मैंने आपको इसको रिकॉल करवाया। आप सवाल जब भी बनाए तो अपने सवाल को दिमाग में बैठाने की कोशिश करें कि मैंने क्या क्या पढ़ा है और किस तरह मैं इसको हल करूंगा, ठीक है। तो हमको क्या क्या बनाना है, आपको बनाने के लिए बोलता है लाभ एवं हानि विनियोग खाता, और दूसरा आपको बोला है पूंजी खाता बनाने को, क्योंकि ये जो विधि है कौन सी विधि है, पूंजी को अस्थिर माना गया है, अस्थिर पूंजी माना गया है, ठीक ना। तो हमको अस्थिर पूंजी पद्धति से हमको बनाना है। तो जब अस्थिर मानते हैं तब हमको केवल पूंजी खाता ही खोलना होता है, वहां पर हमको चालू खाता नहीं खोलना है, ठीक है। जब स्थिर होता तो हम चालू खाता खोलते हैं। तो हमने इस सवाल को देखा, आइए अब हम इस सवाल को हल करते हैं। तो ये हमारा इस सवाल का हल है, ठीक है। तो पहले हम लाभ एवं हानि विनियोग खाता ऊपर बनाएंगे 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, और उसी के नीचे हम पूंजी खाता बनाएंगे 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। तो ये इसका फॉर्मेट है, आप देखेंगे ये लाभ एवं हानि विनियोग खाता का फॉर्मेट। दो पक्ष होंगे, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट साइड विवरण राशि, क्रेडिट साइड विवरण राशि। उसी तरह जब पूंजी खाता बनाएंगे दो साझेदार हैं, ठीक है। तो ये डेबिट पक्ष हमारा हो गया और ये क्रेडिट पक्ष हो, क्योंकि खाता है डेबिट और क्रेडिट। फॉर्मेट खींचेंगे, दिनांक विवरण राशि रमेश के लिए और राशि सुरेश के लिए, ये हमारा डेबिट पक्ष हो गया। उसी तरह क्रेडिट पक्ष में दिनांक विवरण राशि रमेश के लिए और राशि सुरेश के लिए हमारा क्रेडिट पक्ष हो गया, ठीक है। अब हमने इस फॉर्मेट को देखा, अब सवाल को हल करते हैं। तो आप देखेंगे, आपको ध्यान रखना होता है कि क्या कौन सी मत किस तरफ हमको लिखनी होती है। तो आप देखेंगे ये क्रेडिट पक्ष है, क्योंकि इधर लाभ लिखा जाता है, जितने भी लाभ होते हैं वो इधर लिखे जाते हैं, और उनमें से जो जो चीजें साझेदारों को देना है वो इधर लिखी जाती हैं। तो आप देखेंगे इस सवाल में क्या बताया हुआ है, इस सवाल में लाभ बताया हुआ है 1,03,000 रुपए, ठीक है। तो सवाल के शुरू से हम प्रारंभ से चलते हैं। सवाल के शुरू में आप देखेंगे क्या बताया है, सवाल के शुरू में बता रहा है रमेश और सुरेश, और उनका अनुपात बताया हुआ है 8 और 6 का। ये क्यों बता रहा है, क्योंकि ये पूंजी पर ब्याज, वेतन, ठीक ना, पूंजी पर ब्याज, वेतन, आहरण पर ब्याज, जब सब लगाने के पश्चात इस लाभ में से इन सभी को घटाने के पश्चात बाकी का जो शेष लाभ बच जाता है वो क्या होता है, वो बट जाता है इनके अनुपात में। और यदि लाभ होता है तो पूंजी खाते में जुड़ जाता है, और यदि हानि होता है तो पूंजी से घटने लगता है। तो हम यहाँ पर शेष लाभ या हानि जो बचता है इनमें से घटाने के पश्चात उनको बांटने के लिए इस अनुपात का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम सवाल के शुरू से चलते हैं। आप देखेंगे अभी केवल सवाल के शुरू में बताया दो साझेदार और पूंजी अनुपात बताया, तो इसका हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब आगे सवाल बताता है पूंजी पर ब्याज, तो इसका हम कैलकुलेशन करेंगे और इसको लिखेंगे। तो पूंजी पर ब्याज कहाँ लिखेंगे, पूंजी पर ब्याज इधर से हमको देना है, तो इधर डेबिट साइड में लाभ एवं हानि विनियोग खाते के डेबिट साइड में पूंजी पर ब्याज को लिखेंगे, ठीक है। पूंजी पर ब्याज, इसका हमको कैलकुलेशन करना होगा। आप देखेंगे सवाल में आपको पूंजी पर ब्याज कितना बोला है, 12% बोला है, ठीक है। तो 12% से हमको इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इनका जो इन्होंने पूंजी लगाया उस पर, तो रमेश ने कितना पूंजी लगा दिया, 80,000 रुपए पूंजी लगाया है। रमेश ने 80,000 रुपए पूंजी लगाया, 80,000 का 12% आप निकालेंगे, 80,000 का 12%, ये 2 शून्य अंश और हर कट गया। अब यहाँ पास 800 बचता है, यहाँ 12, तो 12 अट्ठे 9600 रुपए, 9,600 रुपए। और उसी तरह सुरेश के लिए इसने 60,000 का पूंजी लगाया, उसका 12%, ये अंश और हर कट गया, तो 12 छक 7200 रुपए, इसका 9,600, इसका 7200, दोनों का जोड़ेंगे तो ये हो गया 800, और ये 9 और 7 16,800 रुपए हो जाता है। तो ये हमारा एक चीज हो गया, इनको इस लाभ में से दिया जाएगा। दूसरा, ये इनके पूंजी खाते में भी जुड़ेगा, तो हम पूंजी खाते में जाएंगे और लिखेंगे पूंजी पर ब्याज, इनके पूंजी को बढ़ा दिया जाएगा। पूंजी पर ब्याज 9,600 और 7,200, ठीक है। सवाल में आप देखेंगे, सवाल में आपको पूंजी का भी बताया हुआ है कि इन्होंने 1 अप्रैल 2015 को पूंजी के रूप में लगाया कितना, 80,000 और 60,000। इसको भी आपको, क्योंकि आप पूंजी खाता खोल रहे हैं तो यहाँ पर आपको पूंजी खाते में लिखना होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम शेष ना लिखकर, क्योंकि हमको सवाल बताया हुआ है कि इन्होंने व्यापार 1 अप्रैल 2015 को प्रारंभ किया, तो हम यहाँ पर शेष ना लिखकर क्या लिखेंगे, सीधे रोकड़ से लिख सकते हैं हम। रोकड़
खाता को 80,000 और 60,000 हमने इसका पूंजी बता दिया। हमने इनको जो पूंजी पर ब्याज सवाल बता रहा था वो पूंजी पर ब्याज भी दे दिया। यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करके इसका इस लाभ में से बंटवारा भी कर दिया। ठीक है, और आगे सवाल आहरण पर ब्याज के बारे में बता रहा है। आहरण पर ब्याज कितना बता रहा है आपको? आहरण पर ब्याज 12% बता रहा है। ठीक है, आहरण पर ब्याज आपको देखेंगे, आहरण पर ब्याज आपको 12% बता रहा है। और दूसरा चीज आपको नीचे कैलकुलेट करके भी बता दिया है कि आहरण पर ब्याज इनका जो है वो 2,000 और 2,500 रुपए लगेगा। तो हमको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं, हम सीधा सीधा इसको लिख देंगे। ठीक है, आहरण पर ब्याज हम इसको लिखेंगे। तो आहरण पर ब्याज, क्योंकि आप जानते हैं मालिक, आहरण किसको कहते हैं? मालिक जब अपने निजी उपयोग के लिए राशि निकाल लेते हैं व्यापार से, तो उसको आहरण किया जाता है। तो जब ये राशि निकालेंगे तो इनसे फर्म क्या कहेगी कि आप आहरण किए हैं, उस पर ब्याज आप दीजिए। तो व्यापार के लिए क्या हो गया? एक तरह से उनके लिए आय हो गया। मालिक लोगों ने आहरण किया और अब क्या करेंगे? उस पर राशि व्यापार को देंगे। तो ये क्या हो गया? जो ये देंगे वो इसके लिए आय हो गया। तो हमको इसको आय के रूप में बताना होगा। आय इधर लिखा जाता है, लाभ इधर लिखा जाता है, और जो भी बंटवारा करना व्यय के रूप में ये इधर लिखा जाता है। तो हम इसी लाभ में इसको आहरण पर ब्याज को लिख देंगे। आहरण पर ब्याज हमको कैलकुलेट नहीं करना है, सीधा सीधा हमको 2,000 और 2,500 हमको सवाल जो बताया वो लिख देंगे। रमेश के लिए 2,000 और सुरेश के लिए 2,500 रुपए, दोनों का जोड़कर हो जाता है 4,500। ये इसका एक पक्ष हो गया। ठीक ना, अब आहरण पर ब्याज हमने लाभ के रूप में यहाँ पर लिख दिया। अब दूसरा, इन्होंने क्या किया है कि पैसा निजी उपयोग के लिए इन्होंने निकाला था, उस पर ब्याज लग रहा है। तो इनसे कंपनी क्या करेगी? फर्म इनसे पैसा मांगेगी। तो पैसा ना लेकर क्या करेंगे? इसके पूंजी खाते से ही कम कर देंगे। तो आहरण पर ब्याज हमको डेबिट करके, क्योंकि पूंजी बढ़ता है क्रेडिट होकर और घटता है डेबिट होकर, तो आहरण पर ब्याज हमको इधर डेबिट लिख देंगे। ठीक है, आहरण पर ब्याज की, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आहरण पर ब्याज, यहाँ आहरण पर ब्याज और ये हो गया आहरण। आहरण पर ब्याज 2,000 और 2,500। ठीक है, तो हम स्टेप वाइज चल रहे हैं। सवाल में हमको पहले पूंजी के विषय में बताया, हमने पूंजी को लिख दिया। सवाल में हमको फिर पूंजी पर ब्याज के विषय में बताया, पूंजी पर ब्याज का इसका 2 प्रभाव हमने दे दिया। फिर सवाल में हमको आहरण पर ब्याज का विषय बताया, उसका भी हमने 2 प्रभाव दे दिया। ठीक है, अब हम आगे नीचे चलते हैं। अब उसके नीचे आगे जो वाक्य लिखा है वो वेतन के विषय में लिखा हुआ। वेतन का हम देखेंगे, वेतन भी इसी लाभ में से दिया जाएगा, बंटवारा हो रहा है। ठीक ना, इसी लाभ में से दिया जाएगा वेतन। रमेश, ठीक है, रमेश के लिए सवाल में आपको बताया हुआ है 2,000 रुपए महीना, तो एक माह का 2,000 रुपए, 12 महीने का 24,000 रुपए होता है, रमेश को दिया जाएगा। और उसी तरह सुरेश के लिए 3,000 रुपए महीना, एक महीने का 3,000, 12 महीने का हो जाता है 36,000 रुपए। दोनों को जोड़ेंगे तो 60,000, 60,000 जोड़ के बाहर करेंगे। ठीक है, ये एक हो गया। यहाँ लाभ में से हमको इसको घटाना है। दूसरा, इनको पूंजी खाते में बढ़ा, क्योंकि हम इसको रोकड़ में रूप ना देकर इनके पूंजी को ही बढ़ा दिया जाएगा। तो हम पूंजी खाते में आएंगे, पूंजी क्रेडिट होकर बढ़ती है, तो यहाँ पर लिख देंगे वेतन। रमेश के लिए 24,000 और सुरेश के लिए 36,000, इसका भी हमने 2 प्रभाव डाल दिया। जैसे जैसे हमको वाक्य हम पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रभाव डालते जा रहे हैं। ठीक है, इसका वर्किंग नोट भी मैंने करके रखा हुआ, आप वर्किंग नोट भी देख सकते हैं। ये वर्किंग नोट नंबर 2, हम यहाँ पर वेतन के विषय में आप देख सकते हैं, रमेश 2,000 रुपए महीना, 12 महीने का 24,000, और सुरेश के लिए 3,000 रुपए महीना, 12 महीने का 36,000 रुपए, दोनों का मिलाकर 60,000 रुपए होता है। इसी कैलकुलेशन को हम यहाँ पर लिख देंगे, वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 1, ये वर्किंग नोट नंबर 1 है, इसका भी मैंने वर्किंग नोट नंबर 1 में करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये वर्किंग नोट नंबर 1 है। ठीक है, रमेश का 80,000 रुपए, उसका 80,000 रुपए उसका पूंजी, उसका 12% 9,600 रुपए, और सुरेश का 60,000 रुपए पूंजी, 12% 7,200 रुपए पूंजी पर ब्याज। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वेतन के विषय में पढ़ा। जैसे जैसे हम सवाल पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हल करते जा रहे हैं। पहले पूंजी के विषय में दिया था, पूंजी लिखा, फिर उसके बाद पूंजी पर ब्याज कह रहा था, पूंजी पर ब्याज लिखा, फिर उसके बाद आहरण पर ब्याज के विषय में कह रहा था, आहरण पर ब्याज लिखा, फिर उसके बाद हमको वेतन के विषय में कहा था, वेतन को हमने लिखा, वेतन के विषय में कहा था सवाल, हमने वेतन को लिखा। अब आगे हम सवाल को देखते हैं। तो आगे आप देखेंगे वेतन के पश्चात आपको आहरण के, आपको लाभ के विषय में बता रहा है। अगला वाक्य जो है वो लाभ के विषय में बता रहा है कि मतलब कि व्यापार को कितने का लाभ हुआ। तो आप देखेंगे
क्योंकि लाभ के विषय में बता रहा, तो लाभ कहाँ जाएगा, लाभ हानि विनियोग खाते के क्रेडिट साइड में, क्योंकि लाभ का बंटवारा आप यहां से कर रहे हैं। लाभ क्या है, एक तरह से दायित्व है, मालिकों को देना है, दायित्व हमेशा क्रेडिट होकर प्रारंभ होता है। तो लाभ हानि विनियोग खाते के क्रेडिट साइड जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे लाभ एवं हानि विवरण खाता, या तो शुद्ध लाभ भी आप लिख सकते हैं, शुद्ध लाभ इस तरह भी लिख सकते हैं। शुद्ध लाभ 1,03,000 रुपए। ये अगला वाक्य जो हमको बता रहा था वो हमने लिख दिया। अब उसके नीचे क्या बताया हुआ है, उसी के नीचे आप देखेंगे आहरण के विषय में बताया हुआ, आप देखेंगे ये आप देखते हैं यहाँ पर ये देखिए आहरण, ये देखिए लाभ के विषय में बताया, वर्ष की समाप्ति पर से पूर्व लाभ 1,03,000। फिर उसके बाद नीचे आपको आहरण के विषय में बता रहा है 40,000 और 50,000। तो अब हम इसका करेंगे, क्योंकि इन्होंने मालिक ने आहरण किया है तो आहरण क्या होना चाहिए, इनकी पूंजी से घटना चाहिए। तो हम यहाँ पास इनकी पूंजी से घटा देंगे। तो हमने यहाँ पास पूंजी खाता भी बना के रखा हुआ है। तो पूंजी खाता ये हमारा है, पूंजी खाता क्रेडिट होकर बढ़ती है, डेबिट होकर समाप्त कम होती है। तो हम यहाँ पर, क्योंकि हमको इसको कम करना है, क्योंकि इनकी पूंजी बन नहीं रही है, कम हो रही है। जब पैसा लगाएंगे तो पूंजी बनेगी, पैसा निकालेंगे तो पूंजी समाप्त होगी, क्योंकि अपने निजी उपयोग के लिए पैसा निकाल दिया तो ये पैसा पूंजी से ही कम होगा। तो हम यहाँ पर डेबिट साइड में लिखेंगे आहरण 40,000 50,000, इसका एक जगह ही प्रभाव पड़ेगा। तो हमने ये वाक्य जो था वो भी वाक्य हमने देख लिया। हम सवाल को शुरू से करते जा रहे हैं। फिर उसके बाद अगला वाक्य जो लिखता है आप देखेंगे यहाँ पर, आहरण के पश्चात आहरणों की राशि पर ब्याज रमेश के लिए 2,000 तथा सुरेश के लिए 2,500 रुपए बनते हैं। इसका भी हमने प्रविष्टि शुरू में कर दी, क्योंकि यहाँ पर दो बार वाक्य दिया होता है, यहाँ पर भी दिया होता और यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, इसी में यहाँ पर जो ये प्रविष्टि यहाँ पर दो बार वाक्य देता है, इसी में हमने वहां पर इसकी प्रविष्टि कर दी है। तो हम दोबारा इसको नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आगे बोलता है इनकी पूंजी को स्थिर मानते हुए लाभ एवं हानि विनियोग खाता या और पूंजी खाता तैयार करें। तो हमने पूरा वाक्य पढ़ दिया है, पूरा जो हमारा प्रश्न था वो पूरा प्रश्न हमने पढ़ दिया, उसके अनुसार हमने पूरी प्रविष्टि कर दी है। अब हमको क्या करना होगा, अब हमको खाता बंद करना होगा। जो जहां जहां लिखाता है हमने पूरा लिख दिया है। अब हमको क्या करना होगा, खाता बंद करना होगा। तो पहले इसको बंद किया जाएगा, फिर इससे जो भी हो लाभ या हानि उसको उठाकर हम यहाँ ले जाएंगे। लाभ होगा तो पूंजी में जुड़ने लगेगा, हानि होगा तो पूंजी से घटने लगेगा, ठीक है। तो हम अभी आइए इसको बंद करते हैं। तो आप देखेंगे दोनों तरफ, इधर तो देखेंगे आप, इधर का जोड़ हमारा जो है लाभ 1,03,000 रुपए और आहरण पर ब्याज आय के रूप में 4,500 रुपए। जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा आता है 1,48,000 रुपए। 4500 उसमें 300 जोड़ेंगे तो 4800, 1,48,000 रुपए, 1,04,800 रुपए इधर का जुड़ाता है। और वैसे ही जब हम यहाँ तक, क्योंकि ये तो लाभ का बंटवारा का है, हमने प्रविष्टि कहाँ तक की, पूंजी पर ब्याज और वेतन, यहाँ तक हमने प्रविष्टि की है, ठीक है। ये जो है वो इन दोनों को घटाने के पश्चात, इनमें से 1,48,000 में से इन दोनों को घटाने के पश्चात जो शेष बच जाता है वो क्या है, इनका पूंजी अनुपात में बटेगा। ये शेष लाभ है जो उनका पूंजी अनुपात में बटेगा इन सभी को देने के पश्चात, ठीक है। तो हम केवल अभी यहां तक देखेंगे तो इधर का जोड़ हमारा आता है 1,04,800 रुपए और यहां तक का जोड़ हमारा आता है 76,800 रुपए, 76,800। आप जोड़ेंगे 60,000 में 16,000, 76,000 और 800 रुपए और जोड़ दिया तो 76,800 रुपीज, ठीक है। जब 1,04,800 में आप 76,800 रुपए घटाएंगे हम, तो हमारा बाकी का शेष जो बच जाता है वो 28,000 रुपए बच जाता है। इसका कैलकुलेशन आप देखेंगे, हमारा क्रेडिट साइड का जोड़, लाभ का बंटवारा, शेष लाभ का बंटवारा, इन सभी को देने के पश्चात पूंजी पर ब्याज, वेतन, इनको देने के पश्चात हमारा डेबिट साइड क्रेडिट साइड का जोड़ आता है 1,04,800 रुपए और डेबिट साइड का जोड़ आता है 76,800 रुपए। जब आप 1,04,800 में 76,800 घटाएंगे तो 0 0 0, 8 में 8 गया 0 और यहाँ पास 14, 14 में 6 गया 8, ठीक है। ये किसको दिया था, यहाँ पास 9, 9 में से 7 गया तो 2 और ये इसको दे दिया जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो 28,000 रुपये हमारा बचता है
शेष लाभ के रूप में, क्योंकि क्रेडिट साइड का जोड़ हमारा ज़्यादा है। तो ये लाभ का जोड़ हमारा ज़्यादा है, तो 28,000 रुपये शेष लाभ, जिसका बंटवारा किया जाएगा किसमें, इनके पूंजी के अनुपात में। पूंजी का अनुपात 80,000 व 60,000, कहने का अर्थ है कि 8 और 6 का इनका अनुपात है। 8 और 6 का, 8 और 6 14, यानी 8/14 और 6/14। ठीक है, तो पहले रमेश को 28,000 जो शेष बचा हुआ है उसका 8/14 रमेश को जाएगा। तो 28,000 का 8/14 काटेंगे, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, ये 2,000 रुपये। 8 से गुणा करेंगे 16,000 रुपये। उसी तरह सुरेश को 28,000 का 14 दूनी 28,000 रुपये। 14 दूनी 28, और यहाँ पर 2 शून्य लग जाएगा तो 2,000। 2,000 को 6 से गुणा करेंगे तो 12,000, मतलब कि 28,000 का 16,000 रमेश को दिया जाएगा, 28,000 का 12,000 सुरेश को दिया जाएगा। हम इनके पूंजी खाते में इसको हस्तांतरित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये हमारा इधर का जोड़ ज़्यादा है। कितना जोड़ ज़्यादा है, 28,000 रुपये जोड़ जाए। इधर का जोड़ कम है 28,000, तो बराबर किया जाएगा। इधर हमको 28,000 लिखना पड़ेगा, तभी हमारा बराबर होगा। इधर का जोड़ 1,04,800 रुपये, इधर का जोड़ कितना आ रहा है, 76,000 रुपये ही आ रहा है। कितना कम आ रहा है, 28,000 कम आ रहा है। तो 28,000 कम आया, इधर 28,000 लिखना पड़ेगा, तभी हमारा जोड़ पूरा बराबर हो पाएगा। तो हम यहाँ पर 28,000 लिखेंगे। अब ये 28,000 क्या है, लाभ है, क्योंकि लाभ ज़्यादा है। ये 28,000 क्या है, लाभ है, तो इनके पूंजी में जाकर जुड़ने लगेगी। इनकी पूंजी में जाकर जुड़ने लगेगी तो कितना कितना हिस्सा इनको प्राप्त होगा, तो हमको वो निकालना पड़ेगा। पूंजी खाता में जुड़ेगी। रमेश के लिए हम निकालेंगे 28,000 का 8/14, इनका पूंजी का अनुपात 8 और 6 का है। ठीक है, रमेश के लिए 28,000 का 8/14 16,000, और सुरेश के लिए 28,000 का 6/14 12,000 रुपये। वर्किंग नोट नंबर 3 में इसको मैंने करके बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3 में इसका कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये हमारा आता है 16,000 और 12,000। अब ये लाभ है तो इसकी पूंजी खाते में बढ़ा दिया जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट साइड में आएंगे पूंजी खाते के, क्योंकि पूंजी क्रेडिट होकर बनती है, डेबिट होकर समाप्त होती है। बढ़ रही है, क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा। लाभ है, पूंजी में जोड़ना पड़ेगा, बढ़ेगी। क्रेडिट साइड में लिखेंगे पुनर्मूल्यांकन खाता लाभ। पुनर्मूल्यांकन लिख दिया मैंने, ठीक ना, साझेदारी में चला गया। ठीक है, थोड़ा सा माफ कीजिएगा, मिस्टेक हो गया। ठीक ना, तो हमको यहाँ पर लिखना है लाभ एवं हानि विनियोग खाता, और यहाँ पर लिखेंगे लाभ। ठीक है, 16,000 12,000। ठीक है, इसके क्रेडिट, इसके डेबिट साइड लिखा है, इसका मतलब ये डेबिट है और पूंजी खाता क्रेडिट है। जनरल एंट्री आप देखेंगे, लाभ विनियोग खाते के डेबिट साइड लिखा है, इसका मतलब कि विनियोग खाता डेबिट है और पूंजी खाता क्रेडिट है। जनरल एंट्री आप देखेंगे, लाभ एवं हानि विनियोग खाता डेबिट, रमेश पूंजी खाता से और सुरेश पूंजी खाता से 16,000 12,000, और विनियोग खाता 28,000 रुपये। वैसे ही पूंजी खाता में जब आएंगे, पूंजी खाता हमारा क्रेडिट है, पूंजी खाते क्रेडिट साइड आएंगे, लिखेंगे लाभ एवं हानि विनियोग खाता लाभ के रूप में 16,000 और 12,000। तो ये हमारा यहाँ पर क्लोज हो जाता है। हमारा दोनों तरफ का जोड़ा जाएगा 1,04,800, 1,04,800। ये हमारा क्लोज हो गया। अब हम कहाँ पास आ गए, पूंजी खाते में आ गए। अब इसको भी क्लोज करते हैं, तो हम दोनों तरफ का जोड़ जोड़ेंगे। अभी देखेंगे ये कहाँ तक लिखा है हमने, केवल यहाँ तक लिखा हुआ है, ये पूरा यहाँ तक, और इसको ये तो शेष है, क्योंकि अभी हमको शेष मालूम नहीं है। जब हम शेष निकालेंगे तब हमको पता चलेगा। तो आप देखेंगे इधर का जोड़ हमको देखने से पता चल रहा है कि इधर का जोड़ ज्यादा है, इधर का जोड़ कम है। तो इधर का जोड़ हम देखते हैं, इधर का जोड़ कितना आता है। जब आप पूरा जोड़ेंगे तो आपका आएगा 1,29,600 रुपये। 1,29,600 रुपये। 80 में 20 जोड़े 1,00,000, 1,00,000 में 10 जोड़े 1,10,000, और उसी तरह ये हो गया 10,000, 1,20,000। 1,20,000 में आपने 9,600 और जोड़िया तो 1,29,600 रुपये। अब इधर का जोड़ हमारा 1,29,600 रुपये, इधर का जोड़ यहाँ तक, केवल यहीं तक, तो 40 और 2 42,000 रुपये। 1,29,600 में जब आप 42,000 रुपये घटा देंगे तो हमारा शेष बच जाएगा
87,600 रुपये शेष के रूप में हम लिख देंगे। शेष ले जाया गया पूंजी जो शेष के रूप में है 87,600 रुपये। उसी तरह जब इधर का जोड़ेंगे आप 60, 30, 90, 60 और 30, 90, 90 और 10, 1,00,000। अभी क्या बच गया 7,200, 6,000 और 2,000। तो 7 और 6 13, 13 2 15, 1,15,000 और 200 रुपये और हमारा 1,15,200 रुपये। इधर का जोड़ ये दोनों केवल 52, 50 और 2 52,500 रुपये। जब आप 1,15,200 में 52,500 रुपये घटा देंगे तो आपका बच जाएगा 62,700 रुपये। ये हमारा शेष के रूप में शेष ले जाया गया 62,700 रुपये। तो हमारा दोनों तरफ का जोड़ बराबर हो जाएगा 1,29,600, 1,15,200। तो ये हमारा पूंजी खाता भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11वां जो हमने 11 नंबर का सवाल आपके एनसीईआरटी बुक से देखा। तो हमारा 11 नंबर का सवाल यहाँ पर समाप्त होता है। हमने यहाँ पर लाभ एवं हानि विनियोग खाता बनाया और पूंजी खाता यहाँ पर तैयार किया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये 11 नंबर का सवाल था उसका हल समझ आया होगा। इसके कैलकुलेशन को भी मैंने आपको बनाया। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को प्लीज़ इसे शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।